Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 12th March 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams like SGPGI and NORCET. Our first question is, which is a perception disorder? इनमें से perception disorder कौन सा है? Delusion, obsession, apathy, hallucination. The right answer is option D, hallucination. परसेप्शन शब्द का मतलब होता है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को परसीव करना, यानी महसूस करना, देखना, टेस्ट करना, सेंस करना। हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसे आप आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन के रूप में जानते हैं। हिंदी में कहें तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो हमें अलग अलग सेंसेस का अनुभव कराती हैं, जो कि हैं आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अगर पर्सन की ये ज्ञानेंद्रियां सही काम नहीं करें, ये सेंस ऑर्गन सही काम नहीं करें, जिसकी वजह से पर्सन को कुछ ऐसी चीजें परसीव होने लगे जो कि वास्तव में है ही नहीं, तो ये कंडीशन हेल्यूसिनेशन के रूप में जाना जाता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बिना प्रेजेंस के ही पर्सन को वो चीज परसीव होने लगे जो वास्तव में वहां है ही नहीं, तो ये कंडीशन हेल्यूसिनेशन के रूप में जानी जाती है। और हेल्यूसिनेशन के अंदर हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स प्रभावित हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को ऐसी कोई चीज सुनाई देने लग गई जो कि वास्तव में वहां है ही नहीं, ऐसी कोई आवाज सुनाई दे रही है जो वहां है ही नहीं, तो आप इसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन कहेंगे। यहाँ पर क्लाइंट के ईयर में प्रॉब्लम है। अगर क्लाइंट कुछ ऐसी चीजों को देख रहा है जो वास्तव में वहां नहीं है, इसे आप विजुअल हेल्यूसिनेशन का नाम देंगे। यहाँ पर हमारी आईज इन्वॉल्व हैं। अगर पर्सन को कोई ऐसी स्मेल आ रही है जो कि वास्तव में नहीं है वहां पर, इसे ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन कहते हैं। यहाँ पर नोज इन्वॉल्व रहेगी। अगर क्लाइंट कुछ ऐसा टेस्ट महसूस कर पा रहा है जो कि वहाँ फूड पर आइटम में नहीं है, तो आप इसे गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन कहेंगे। यहाँ पर टंग का इन्वॉल्वमेंट है। अगर पर्सन ऐसा कोई टच महसूस करता है जो वास्तव में है ही नहीं, तो आप इसे फीलिंग या टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन का नाम देंगे। पर्सन को ऐसा कोई टच महसूस हो रहा है, उसे लग रहा है कि कोई मुझे छू रहा है और वास्तव में वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है, तो ये जो है टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन या सोमैटिक हेल्यूसिनेशन कहलाएगी। इसमें हमारा स्किन इन्वॉल्व रहेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। Next question is, which strategy is effective while communicating with a client with hearing impairment? अगर किसी पर्सन को सुनाई नहीं देता है, यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसके अंदर, तो इससे कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे आप? ऑप्शन ए, स्पीक स्लोली एंड अलाउ द क्लाइंट टू डू लिप रीडिंग। आप बिल्कुल धीरे धीरे बोलेंगे और क्लाइंट को लिप रीडिंग करने के लिए अलाउ करेंगे। ऑप्शन बी, फेस द क्लाइंट व्हेन स्पीकिंग। जब भी कुछ बोलें क्लाइंट की तरफ देखकर बोलें। ऑप्शन सी, स्पीक स्लोअर देन एंड इन नॉर्मल वॉल्यूम। आप हमेशा बिल्कुल धीमे धीमे बोलें और आपका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The right answer is option D, all of the above. जिन लोगों को कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, ऐसे लोगों से बात करते समय, कम्युनिकेट करते समय हमेशा हमें उनके सामने खड़े होकर उनसे कुछ भी बोलना चाहिए। हमेशा धीमे-धीमे बोलना चाहिए, नॉर्मल वॉल्यूम में बोलना चाहिए। इसके अलावा क्लाइंट को
लिप रीडिंग के लिए अलाउ करना चाहिए, ताकि आपके बोलते समय आपके होठों को देखकर, उन्हें समझकर वो ये निश्चित कर सके कि आपके द्वारा क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the most important information the nurse and the rapid response team must keep in mind when caring for a client who had cardiac arrest? अगर किसी क्लाइंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया हो, तो नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रैपिड रिस्पांस टीम के लिए, जो उन्हें ध्यान में रखते हुए इस क्लाइंट को फर्स्ट एड देने में हेल्प होगी? ऑप्शन वन, एज ऑफ द क्लाइंट। ऑप्शन टू, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट was anoxic. ऑप्शन थ्री, heart rate of the client before arrest. Option 4, emergency medication available for the client. रैपिड रिस्पांस टीम के मेंबर्स को इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा पता होनी जरूरी है इस कार्डियक अरेस्ट वाले विक्टिम को रिसस्टिटेट करते समय? देखिएगा, जब भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो इसके ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिसिन्स चाहिए होती हैं, इमरजेंसी मेडिसिन्स चाहिए होती हैं, लेकिन इस ये कौन सी मेडिसिन क्लाइंट में एडमिनिस्टर करनी है, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर द्वारा डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पर ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया, इसमें उसकी एज का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता। क्लाइंट को जब कार्डियक अरेस्ट हुआ, उससे पहले क्लाइंट की हार्ट रेट कैसी थी, इस चीज से ज्यादा ये चीज मायने रखती है कि क्लाइंट की रिदम कैसी थी। क्लाइंट को कार्डियक अरेस्ट आने से पहले उसकी हार्ट रेट कितनी थी, ये चीज कम इम्पोर्टेंस रखती है। इसके बजाय आप उस क्लाइंट की जो रिदम कैसी थी हार्ट कार्डियक अरेस्ट होने से पहले, इस चीज के बारे में जानेंगे तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंस होगी। फाइनली आपके पास ऑप्शन नंबर 2 बचता है। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट कितने समय पहले आया, इस चीज का यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर किसी पेशेंट को 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले, तो उसके ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स डेड होने लगेंगे, और इन सेल्स के डेड हो जाने के बाद कभी भी हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, जिससे क्लाइंट में इरिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये चीज यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात मानी जाएगी। एक बार फिर से समझिएगा, किसी भी क्लाइंट को जब कार्डियक अरेस्ट आता है, तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक जाती है, और अगर ब्रेन सेल तक 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स डेड हो जाएंगे, और इसकी वजह से बॉडी में इरिवर्सिबल चेंजेस आ सकते हैं। तो इन यहाँ पर जो रैपिड रिस्पॉन्स के मेंबर्स हैं, इन्हें इस बात के बारे में अलर्ट रहना होगा कि क्लाइंट में तुरंत ऑक्सीजन का सप्लाई शुरू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज, इनमें से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कौन सा है? एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इन विच बोन इज बेंट, ये एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन मुड़ जाती है, बेंट हो जाती है। या फिर अ फ्रैक्चर एट राइट एंगल टू द बोन, बोन में राइट एंगल पर होने वाला फ्रैक्चर। ऑप्शन सी, बोन एंड्स आर नो लॉन्गर टचिंग, बोन के अंतिम सिरे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते। ऑप्शन फोर, अ फ्रैक्चर इन विच अ बोन फ्रेगमेंट इनटू सेवरल, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन के कई छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इस प्रकार के फ्रैक्चर के होने पर जो बोन है वो मुड़ जाती है, यानी कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं देखा जाता, यानी बोन के टुकड़े नहीं होते, सिर्फ बोन में हल्का सा क्रैक होता है और बोन एक तरफ मुड़ जाती है।
और इसे ही हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज transfusion of 1 unit fresh and whole blood in an average size adult hemoglobin will raised up to। अगर किसी व्यक्ति को आपने 1 यूनिट फ्रेश ब्लड चढ़ाया है तो उसके अंदर कितने हीमोग्लोबिन का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। 1 यूनिट ब्लड लगाने के बाद कितना हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। 0.5 ग्राम परसेंट, 1 ग्राम परसेंट, 5 ग्राम परसेंट या फिर 2.5 ग्राम परसेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 ग्राम परसेंट। याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट को आपने 1 यूनिट होल ब्लड लगाया है तो इससे 1% हीमोग्लोबिन का टोटल काउंट बढ़ जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमेटोक्रिट काउंट कितना बढ़ेगा तो आप बताएंगे 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse assesses the client with diverticulitis and suspect peritonitis. Which of the following symptoms are noted? किसी पेशेंट को डाइवर्टिक्यूलाइटिस कंडीशन थी और अब नर्स को इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन या कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर यह अनुमान लगाया जाएगा कि क्लाइंट को पेरिटोनाइटिस कंडीशन हो चुकी है। hyperactive bowel sounds, rigid abdominal wall, explosive diarrhea, excessive flatulence। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइवर्टिक्यूलाइटिस कंडीशन होती क्या है। इस इमेज के अंदर आप किसी पर्सन को देख रहे हैं और ये इसका एब्डोमिनल एरिया है, ये इसकी लार्ज इंटेस्टाइन है और इस इंटरनल एब्डोमिनल एरिया पर ये ग्रीन कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं ये पेरिटोनियम लेयर है। पेरिटोनियल लेयर हमारे एब्डोमिनल कैविटी के सभी ऑर्गन्स को कवर करके रखती है। अब इस पर्सन की इंटेस्टाइन के एक हिस्से को हमने यहाँ पर लार्ज करके देखा है और ये इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। अगर क्लाइंट के इंटेस्टाइन के इस पार्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, थैलेनुमा कोई संरचना बन जाए तो आप इसे डाइवर्टिक्यूला के नाम से जानते हैं। क्लाइंट की इंटेस्टाइन में आंतों में अगर कोई पाउच लाइक या थैलीनुमा कोई संरचना बन जाए तो आप इसे डाइवर्टिक्यूला के नाम से जानते हैं। और अगर किसी वजह से इन डाइवर्टिक्यूलाज में इंफेक्शन हो जाए जिसके कारण इनमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन डाइवर्टिक्यूलाइटिस कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा, क्लाइंट की इंटेस्टाइन के अंदर थैलीनुमा संरचना बन गई जिसे आपने डाइवर्टिक्यूला कहा। अब इन डाइवर्टिक्यूला के अंदर इन्फेक्शन हो गया जिनसे इनमें सूजन आ गई तो हमने इसे डाइवर्टिक्यूलाइटिस कंडीशन कहा, जो कि इस क्वेश्चन में भी बताया गया है। क्लाइंट को डाइवर्टिक्यूलाइटिस था। अब इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये मानेंगे कि अब इस क्लाइंट को पेरिटोनाइटिस कंडीशन भी हो चुकी है। यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर 2 को। अगर असेसमेंट करते समय पेशेंट की एब्डोमेन एरिया आपको बहुत ज़्यादा रिजिड दिखे, सख्त दिखे, जिस पर टच करते ही पेशेंट को पेन सेंसेशन हो, तो इसका मतलब ये है कि अब पेशेंट की पेरिटोनियल लेयर के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, उसमें इन्फ्लामेशन हो चुकी है और यही कंडीशन पेरिटोनाइटिस है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट के एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करके रखने वाली पेरिटोनियम लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए तो ये कंडीशन पेरिटोनाइटिस के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर पेरिटोनाइटिस कंडीशन कैसे डेवलप हो रही है इसे समझिएगा। इन जब इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हुआ तो इन्फ्लामेशन के कुछ समय बाद यहाँ पर इनका रप्चर हो जाता है, ये फट जाते हैं डाइवर्टिक्यूला
और इन डाइवर्टिकुलास के फटते ही इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरिया थे, केमिकल थे, वो सभी इंटेस्टाइन से निकलकर इंटेस्टाइन को कवर करने वाली इस पेरिटोनियल लेयर के संपर्क में आते हैं और ये बैक्टीरिया यहाँ पर आकर इन्फेक्शन करते हैं, इसे डैमेज करते हैं, केमिकल द्वारा ये लेयर डैमेज हो जाती है और इसकी वजह से इस लेयर के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसके इन्फ्लेमेशन के साथ ही पूरा एब्डोमेन एरिया सख्त हो जाता है, रिजिड हो जाता है, जो कि पेरिटोनाइटिस कंडीशन के होने को बताता है। पेरिटोनाइटिस कंडीशन एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज during the orientation phase of relationship, what would the nurse talk to a patient who is awaiting for amputation of foot? किसी पेशेंट में फुट का एम्पुटेशन होने वाला है, यानी फुट को सर्जरी द्वारा काटा जाने वाला है। इस ऑपरेशन से पहले ओरिएंटेशन फेज के अंदर नर्स पेशेंट से कौन सी क्वेश्चन पूछ सकती है? ऑप्शंस आर समराइज प्रीवियस सेशन, आप प्रीवियस सेशन के बारे में समराइज कर सकते हैं क्लाइंट को। टॉक विद हिम अबाउट हिज फेवरेट हॉबीज, हम क्लाइंट से उसकी हॉबीज के बारे में पूछ सकते हैं। अलाउ हिम टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, हम उसे कैसा महसूस हो रहा है इस बारे में बताने के लिए कह सकते हैं। रिव्यू हिज मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसके सभी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। एम्पुटेशन ऑफ फुट से पहले ओरिएंटेशन फेज ऑफ रिलेशनशिप के अंदर हम क्लाइंट से क्लोज कांटेक्ट बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाने के लिए उसकी पर्सनल चीज़ें जान सकते हैं, ताकि उसका ध्यान इस इवेंट से भी हटे और एक अच्छा रिलेशन बनाया जा सके। हम पेशेंट से उसके हॉबीज आदि के बारे में पूछ सकते हैं इस फेज के अंदर। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जब भी मेंटेन की जाती है, क्रिएट की जाती है, तो इसके अंदर टोटल 4 फेजेस होती हैं। सबसे पहले होता है प्री इंटरेक्शन फेज, फिर होता है इंट्रोडक्टरी या ओरिएंटेशन फेज, फिर आता है वर्किंग फेज और फाइनली टर्मिनेशन फेज। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Zollinger-Ellison syndrome is characterized by, इनमें से Zollinger-Ellison syndrome में क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है? डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, इस सिंड्रोम में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है। ऑप्शन बी एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन बाय पैंक्रियाटिक सेल्स, पैंक्रियाटिक सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करने लगती हैं। ऑप्शन सी ब्लॉकेज इन द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन बाहर नहीं आ पाता, ब्लॉकेज देखने को मिलता है। ऑप्शन फोर इनएडिक्वेट इंटेस्टाइनल जूस, यानी पर्याप्त मात्रा में इंटेस्टाइनल जूस नहीं बन पाते। इंपॉर्टेंट कंडीशन है जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम, प्रीवियसली पूछा गया है इसके बारे में। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगर पैंक्रियास की सेल्स गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा दें तो ये कंडीशन जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गैस्ट्रिन का सिक्रीशन क्यों बढ़ जाता है, तो आप बता सकते हैं पैंक्रियास के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है और इस ट्यूमर की प्रेजेंस के कारण बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन का सिक्रीशन देखने को मिलता है और यही कंडीशन जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोकाइनेज इज सिक्रीटेड बाय एक्सेप्ट, हमारे शरीर में साइटोकाइनेज किसके द्वारा सिक्रीट नहीं होता है? आरबीसी के द्वारा, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा या फिर मास्ट सेल्स के द्वारा? The right answer is
ऑप्शन ए आरबीसी। याद रखिएगा, हमारे शरीर में साइटोकाइनेस का प्रोडक्शन मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल, एपिथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और कुछ स्ट्रोमल सेल्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is not included in Cushing's triad? इनमें से किस फाइंडिंग को कुशिंग ट्रायड में इंक्लूड नहीं किया जाता? कुशिंग ट्रायड, ट्रायड का मतलब होता है तीन चीजों का समूह। हाइपरथर्मिया, ब्रेडिपनिया, ब्रेडिकार्डिया, वाइडेंट पल्स प्रेशर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर किसी पेशेंट के ब्रेन का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होने लगे तो इस कंडीशन के अंदर तीन साइंस देखने को मिलते हैं। इसे हम कुशिंग ट्रायड के रूप में जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट के ब्रेन के अंदर प्रेशर यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होने लगे, यानी 15 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होने लगे, तो इस कंडीशन के अंदर पर्सन में ब्रेडिपनिया, ब्रेडिकार्डिया और वाइडेंट पल्स प्रेशर जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं और इसे ही हम कुशिंग ट्रायड के नाम से जानते हैं। ब्रेडिपनिया मीन्स रेस्पिरेशन का नॉर्मल से कम हो जाना, ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट का नॉर्मल से कम हो जाना और ब्लड प्रेशर का एबनॉर्मल होना, जिसके कारण जो पल्स प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंस है, वो नॉर्मल से ज्यादा होने लगे, तो ये कंडीशन कुशिंग ट्रायड के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which disease is caused by plasmodium? इनमें से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है? मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस, काला अजार। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मलेरिया। मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम द्वारा होता है और इस डिजीज का वेक्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इनमें से कौन सी फाइंडिंग्स आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंडीशन में देखने को मिलती हैं? हेमेचूरिया, एजोटीमिया, हाइपरटेंशन, पायूरिया, ओलिगूरिया, हेमेचूरिया, प्रोटीन्यूरिया, एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया। हेमेचूरिया, प्रोटीन्यूरिया, हाइपरटेंशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी हमारे किडनीज में पाए जाने वाले नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं जिसके कारण वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये कंडीशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। और इस सिंड्रोम के होने पर प्रोटीन्यूरिया, एडिमा और हाइपरलिपिडीमिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। प्रोटीन्यूरिया का मतलब है यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस होना, एडिमा बॉडी से प्रोटीन के लॉस होने के कारण बनता है और हाइपरलिपिडीमिया का मतलब है बॉडी के अंदर लिपिड का लेवल नॉर्मल से काफी ज्यादा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज famotidine is prescribed for the client with peptic ulcer disease. The client asks the nurse what this medication does. The nurse responds it। किसी पेशेंट को फेमोटिडीन मेडिसिन दी जा रही थी पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। ये पेशेंट आपसे पूछता है कि इस मेडिसिन को क्यों दिया जाता है, ये क्या करती है?
तो एज अ नर्स आप इस पर्सन को क्या आंसर देंगे? ऑप्शन वन, इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाती है। न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिडिटी, ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है। फैसिलिटेट्स हिस्टामिन रिलीज, ये हिस्टामिन रिलीज को बढ़ाती है। या फिर इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को रोकती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। फेमोटिडिन मेडिसिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ग्रुप से बिलोंग करती है। इस ग्रुप की दूसरी मेडिसिन रेनिटिडिन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। रेनिटिडिन, निजाटिडिन, फेमोटिडिन, ये सभी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ग्रुप की मेडिसिन है। ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम कर देती हैं और इससे पेप्टिक अल्सर्स की हीलिंग बेहतर हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुट ड्रॉप अकर्स ड्यू टू, इनमें से किसकी वजह से फुट ड्रॉप कंडीशन होती है? सियाटिक नर्व की वजह से, सुपरफिशियल पेरोनियल आर्टरी की वजह से, डीप पेरोनियल नर्व की वजह से, या फिर ब्रैकियल प्लेक्सस की वजह से? किस बॉडी स्ट्रक्चर में डैमेज के कारण फुट ड्रॉप कंडीशन हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हमेशा याद रखिएगा, डीप पेरोनियल नर्व में डैमेज के कारण फुट ड्रॉप कंडीशन होती है। मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है जो लंबे समय से बेड पर है, तो लंबे समय तक बेड पर लेटे रहने के कारण पेशेंट का जो फुट वाला एरिया है वो आगे की तरफ झुक जाता है। इस कंडीशन को आप प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। पर्सन के फुट एरिया में अगर प्लांटर फ्लेक्शन हो जाए और पर्सन फिर इसे चाहकर भी करेक्ट ना कर पाए, तो ये कंडीशन फुट ड्रॉप कहलाती है। पर्सन में परमानेंटली प्लांटर फ्लेक्शन जैसी कंडीशन का होना पेरोनियल नर्व में इंजरी के कारण होता है। पेशेंट के फुट एरिया में पेरोनियल नर्व मौजूद होती है और इसमें यदि डैमेज हो जाए तो इस कंडीशन को आप फुट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। हॉस्पिटल में इस कंडीशन को रोकने के लिए फुट बोर्ड नाम के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। फुट बोर्ड डिवाइस को यूज करने के लिए आप क्या करेंगे? पेशेंट के पैरों के पास इसे इस प्रकार से सीधा रख देंगे ताकि पेशेंट इस फुटबोर्ड के ऊपर अपने फुट को रख सके और इसमें आगे की तरफ झुकाव यानी प्लांटर फ्लेक्शन ना हो पाए। यानी सिंपली कहें तो हम इसे एक सपोर्ट दे देंगे जिससे कि पेशेंट का पैर आगे की तरफ झुकेगा नहीं, और आगे की तरफ झुकेगा नहीं तो पेरोनियल नर्व में डैमेज भी नहीं होगा। Next question is drug of choice for the treatment of malaria in pregnancy. प्रेगनेंसी में अगर मलेरिया हो जाए तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस किसे माना जाता है? क्विनिन को, आर्ट्रीमीटर को, क्लोरोक्विन को, प्रेमाक्विन को? The right answer is option C, क्लोरोक्विन। प्रेगनेंसी के दौरान हुए मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्लोरोक्विन नाम की मेडिसिन यूज की जाती है। और याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी वुमेन को प्राइमाक्विन नहीं देते हैं, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय। हमारी आइस के अंदर जो एक्वस ह्यूमर नाम का फ्लूइड पाया जाता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? कंजक्टिवा के द्वारा, आईलिड के द्वारा, सिलियरी बॉडी के द्वारा, या फिर रेटिना के द्वारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिलियरी बॉडी।
हमारे आईज में मौजूद लेंस को सीलियरी बॉडी होल्ड करके रखती हैं और इन्हीं सीलियरी बॉडीज के द्वारा एक्वस ह्यूमर नाम के फ्लूइड का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर इज, इनमें से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्किन कैंसर टाइप कौन सा है? बेसल सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलेनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेसल सेल कार्सिनोमा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्किन कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्रीमी ग्रेविडा मदर एंगेजमेंट अकर्स एट अप्रोक्सीमेटली gestation। अगर कोई वुमेन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसके अंदर एंगेजमेंट किस एज पर देखने को मिलेगा? 30 से 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर, 32 से 34 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर, 34 से 36 या 38 से 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रीमी ग्रेविडा मदर्स के अंदर 34 से 36 सप्ताह पर एंगेजमेंट देखने को मिलता है। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? एंगेजमेंट का मतलब है बच्चे का पेल्विस कैविटी के अंदर नीचे की तरफ खिसकना, यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द बेबी इनटू द पेल्विस। और ये तब होता है जब बच्चे में डिलीवरी होने वाली होती है। Baby's head moves into the pelvis in preparation of birth is known as engagement. Next question is insertion of a needle into the pleural cavity is known as। अगर किसी क्लाइंट की प्लूरल कैविटी के अंदर आप निडल इंसर्ट करके वहां मौजूद सब्सटेंस को रिमूव करते हैं तो ये प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है? एंडोस्कोपी, पैरासेंटेसिस, थोरैकोसेंटेसिस या फिर एविसरेशन? The right answer is option C. It is called thoracocentesis. thoracocentesis प्रोसीजर को आप thoracocentesis, thoracentesis, pleural tap, needle टैप, निडल डिकम्पनसेंट या थोरेकोस्टोमी, इन सभी नामों से जान सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखिएगा, ये ट्रैकिया है, ये बाइफरगेट हुई है कैरिना पॉइंट पर, और ये ब्रोंकियोल्स हैं, और ये क्लाइंट के लंग्स हैं। इन लंग्स के बाहर आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसे आप प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। इस प्लूरल कैविटी के अंदर जब एबनॉर्मल रूप से ब्लड, पस, एयर कुछ भी एक्यूमुलेट हो जाती है और आप इस कैविटी के अंदर निडल इंसर्ट करके इस ब्लड, एयर, पस को रिमूव करते हैं तो ये प्रोसीजर थोरैकोसेंटेसिस के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है और लंग्स और इस कवरिंग के बीच के स्पेस को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। इस प्लूरल कैविटी में यदि किसी वजह से पस पड़ जाए, ब्लड इकट्ठा हो जाए या एयर भर जाए तो क्लाइंट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। क्लाइंट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस कैविटी के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर निडल इंसर्ट करके इसको सिरिंज द्वारा सक करके बाहर निकालते हैं और ये प्रोसीजर थोरैकोसेंटेसिस के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर पैरासेंटेसिस प्रोसीजर लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, अगर क्लाइंट के एब्डोमिनल एरिया में पाई जाने वाली पेरिटोनियल लेयर और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के बीच में एबनॉर्मली फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, जिसे कि एसाइटिस फ्लूइड के नाम से जाना जाता है,
इस फ्लूइड को निडल इंसर्ट करके यहाँ से रिमूव करना पैरासेंटेसिस प्रोसीजर कहलाता है। एंडोस्कोपी का मतलब है हमारे शरीर के अंदर कैमरा की मदद से किसी ट्यूब लाइक इक्विपमेंट को इंसर्ट करके अंदर विजुअलाइज करना एंडोस्कोपी है। जनरली हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स को माउथ में कैमरा इंसर्ट करके विजुअलाइज करते हैं। एविसरेशन का मतलब है आइस के कंटेंट को सर्जरी द्वारा रिमूव करना। आंख के कुछ हिस्सों को सर्जरी द्वारा रिमूव करना एविसरेशन टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when fracture line extends through the entire bone, this type of fracture is known as। आपको उस प्रकार के फ्रैक्चर का नाम सेलेक्ट करना है जिसमें फ्रैक्चर लाइन पूरी बोन को कवर करती हो। कंप्लीट फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर फ्रैक्चर लाइन पूरी बोन के अंदर फैली हो तो ये कंडीशन कंप्लीट फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज incubation period of hepatitis B is about। हेपेटाइटिस बी डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? 2 से 6 सप्ताह का, 6 से 24 सप्ताह का, 1 से 2 दिन का या फिर इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 6 to 24 वीक्स। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 24 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज। अगर किसी व्यक्ति को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाए तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सी मेडिसिन दी जाती है? लिथियम कार्बोनेट, क्लोरप्रोमाजीन, ब्यूप्रोपियोन, बेंजोडाइजेपिन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लिथियम कार्बोनेट। आइए इस डिसऑर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को आप मैनिक डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को आप मैनिक डिप्रेशन डिजीज के नाम से जानते हैं। इसके अंदर पर्सन का जो मूड होता है वो बदलता रहता है। पर्सन कभी डिप्रेशन में जाएगा, कभी मैनिया जैसे सिम्टम शो करेगा, फिर डिप्रेशन में जाएगा, फिर मैनिया जैसे सिम्टम शो करेगा। पर्सन में जो ये मूड स्विंग्स है वो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों में हो सकता है। यानी हो सकता है कुछ दिनों तक पर्सन डिप्रेस रहे, फिर कुछ दिनों तक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहे, मैनिक रहे। जब भी पेशेंट को डिप्रेशन होगा तो उसके अंदर एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, उसके अंदर लो मोटिवेशन देखने को मिलेगा और उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं फील होगा। मेनिया का एपिसोड आते ही पेशेंट की एनर्जी अचानक से बढ़ जाएगी, उसे सोने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। इसके अलावा वो ऐसी बातें करेगा जैसे उसके पास सब कुछ है, उसे रियलिटी से डिटैच देखा जाएगा, यानी लॉस ऑफ टच विद रियलिटी उसमें देखने को मिलेगा। ये कंडीशन बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं और वो कुछ दिन तो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता है और कुछ दिन बहुत ज्यादा खुश रहता है, तो ये चीज मूड स्विंग के कारण हो रही है और इस प्रकार के डिसऑर्डर को हम मैनिक डिप्रेशन या बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। अब इस डिजीज कंडीशन के कॉज की बात की जाए तो एग्जैक्ट कॉज इसका आज तक हम पता नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि ये जेनेटिक कंडीशंस के कारण हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके होने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। इसके अलावा अगर क्लाइंट के ब्रेन की स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ जाए या ब्रेन में मौजूद केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह का लेवल डिस्टर्ब हो जाए
तो भी पर्सन के अंदर बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब आपसे इम्पोर्टेंट चीज जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती वो है कि इसके ट्रीटमेंट में आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं और साइकोथेरेपी दे सकते हैं। मेडिकेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है लिथियम लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट ड्रग जब भी क्लाइंट को दी जाती है तो ये क्लाइंट के मूड को स्टेबलाइज करती है और क्लाइंट के अंदर जो एक्सट्रीम बिहेवियर है, यानी क्लाइंट जो मैनिक एपिसोड में है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, ये उसके एक्साइटमेंट लेवल को मेंटेन करती है, कम करती है। इसके अलावा क्लाइंट के ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस देखने को मिल रहा था उसे भी ये ड्रग मैनेज करती है। इस तरह से लिथियम अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। नॉर्सेट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अगर किसी क्लाइंट को बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर है और उसके ट्रीटमेंट में लिथियम ड्रग दी जा रही है तो इनमें से इस ड्रग का कौन सा इफेक्ट नहीं है। वहां पर आपको ये 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और फिर चौथा ऑप्शन कोई और दिया होगा जो कि इसका एक्शन नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, लिथियम मूड को स्टेबलाइज करती है, एक्सट्रीम बिहेवियर को डिक्रीज करती है और न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स compares the characteristics of acute renal failure with those of chronic renal failure and at the end select acute renal failure. This process is called। किसी पेशेंट की बॉडी में आ रहे सिम्टम्स को नर्स द्वारा क्रॉनिक रीनल फेलियर और एक्यूट रीनल फेलियर के सिम्टम्स के साथ मैच करना और मैचिंग के अनुसार क्लाइंट में एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन के होने को सेलेक्ट करना किस प्रकार का प्रोसेस है। क्या ये डाटा कलेक्शन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा कंपेयरिंग है या डाटा क्लस्टरिंग है। यहाँ पर नर्स के द्वारा पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को डिफरेंट डिजीजेस के साइन एंड सिम्टम्स के साथ कंपेयर करके किस डिजीज की प्रेजेंस है इसे निश्चित किया जा रहा है। ये प्रोसेस डाटा इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, acute pancreatitis is manifested by elevated। पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन होने पर इनमें से किसकी फाइंडिंग बढ़ी हुई मिलेगी। सीरम बिलिरुबिन, एल्कलाइन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन या फिर एमाइलेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सीरम एमाइलेज। अगर किसी क्लाइंट के पैंक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाती है तो आप इसे पैंक्रियाटाइटिस के नाम से जानते हैं और इस पर्सन में जब आप एमाइलेज और लाइपेज का लेवल चेक करेंगे तो ये दोनों ही आपको बढ़े हुए मिलेंगे। तो याद रखिएगा, पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन के अंदर सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all of the following are signs of anemia in a patient except। इनमें से एनीमिया वाले पेशेंट में कौन सा साइन देखने को नहीं मिलता है। येलोनेस ऑफ स्किन, लेथार्जी, टैकिकार्डिया, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन। इस क्वेश्चन को प्रीवियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एनीमिया का मतलब है शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होना। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगर किसी पर्सन की स्किन येलो हो जाती है, पीले रंग की दिखाई देने लगती है,
तो ये उस व्यक्ति के अंदर जॉन्डिस डिजीज के होने को बताता है। येलोनेस ऑफ स्किन इज सीन इन जॉन्डिस कंडीशन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनीमिया के अंदर स्किन में क्या कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं एनीमिया होने पर स्किन पेल नजर आती है। पेन का मतलब होता है स्किन कलर का डल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एचलेशिया इज द। इन चारों ऑप्शंस में से आपको एचलेशिया कंडीशन को डिफाइन करने वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इट इज डिफिकल्टी इन च्यूइंग, चबाने में, खाने को चबाने में डिफिकल्टी महसूस होना। ऑप्शन बी, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, खाने को निगलने में दिक्कत होना। पेन ऑन स्वेलविंग, स्वेलो करते समय, निगलते समय पेन फील होना। एब्सेंट और इनइफेक्टिव पेरिस्टाल्सिस ऑफ द डिस्टल इसोफेगस, इसोफेगस के डिस्टल पार्ट में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का ना होना। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसोफेगस हमारे माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में और 25 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। इस इसोफेगस का वह हिस्सा जो कि स्टमक के पास है, उस जगह पर यदि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स ना हो तो इससे फूड की आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगी, और इस एरिया में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स का ना होना अचलेशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्चर एट फिफ्थ मेटाकार्पल बोन ऑफ लिटिल फिंगर इज नोन एज। अगर हमारे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली से जुड़ी मेटाकार्पल बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो ये कंडीशन किस नाम से जानी जाती है? पोलिस फ्रैक्चर, एडवर्ड्स फ्रैक्चर, बॉक्सर फ्रैक्चर, या फिर इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड बॉक्सर फ्रैक्चर। जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप तेजी से हिट करते हैं, जब अपने हाथों से किसी ऑब्जेक्ट पर आप तेजी से मारते हैं, तो मारते समय अगर फिफ्थ मेटाकार्पल बोन फ्रैक्चर हो तो आप इसे बॉक्सर फ्रैक्चर कहते हैं। बॉक्सिंग रिंग के अंदर जब बॉक्सर सामने वाले पर्सन को पंच मारता है तो उसकी फिफ्थ मेटाकार्पल बोन फ्रैक्चर ज्यादा होती है, और इसी वजह से इसे हम बॉक्सर फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a female client who is having a myocardial infarction complains of pain that is situated in her jaw. The nurse document this as the type of pain. एक फीमेल पेशेंट है जिसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो रहा है, हार्ट अटैक हुआ है, और इस वुमेन द्वारा उसके जॉ के अंदर पेन होने को बताया जाता है। तो आप इस पेन को किस प्रकार का पेन कहेंगे? ट्रांसिएंट पेन, सुपरफिशियल पेन, फैंटम पेन, या फिर रेफर्ड पेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का मतलब है जिस जगह पर दर्द होने की शुरुआत होती है, यानी ओरिजिन ऑफ पेन साइट से पेन का ट्रांसमिशन किसी और ऑर्गन तक यदि हो तो आप इसे रेफर्ड पेन के नाम से जानते हैं। जैसे हार्ट अटैक होने पर पेशेंट को लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट से पेन होना शुरू होता है, जो कि धीरे धीरे पर्सन की नेक में और लेफ्ट जॉ बोन तक होता है, और फिर ये पेन आगे लेफ्ट हैंड में होता हुआ पाम ऑफ द हैंड तक महसूस होता है। तो इस प्रकार के पेन को हम रेफर्ड पेन के रूप में जानते हैं। फैंटम पेन का मतलब होता है कि आपने पेशेंट के शरीर का कोई पार्ट काट दिया, एम्प्यूटेट कर दिया, लेकिन फिर भी पेशेंट को अगर उस हिस्से में दर्द महसूस हो, उसे लगे कि ये हिस्सा मेरे शरीर में अभी जुड़ा है और मुझे वहां दर्द हो रहा है, तो ये फैंटम पेन के रूप में जाना जाता है। एम्प्यूटेशन करते समय इस हिस्से की कोई नर्व यदि ओपन रह जाए तो उस कारण से ये पेन देखने को मिलता है। ट्रांसिएंट पेन जो होता है ये बहुत ही तेजी से
पास होने वाला पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज अबाउट। ह्यूमंस के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का मतलब है हमारी आईज के अंदर कितना प्रेशर है। ऑप्शंस आर 10 to 20 mm of Hg, 10 to 20 mm of H2O, 10 to 20 centimeter H2O, 10 to 20 centimeter Hg। The right answer is option A, 10 to 20 mm of Hg। हमारी आइस के अंदर नॉर्मल प्रेशर 10 से 20 mm ऑफ Hg के बीच माना जाता है। आइस के अंदर इस प्रेशर को मेजर करने के लिए टोनोमीटर नाम का डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है और ये पूरा प्रोसेस टोनोमेट्री के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, टोनोमीटर डिवाइस की मदद से हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल आईओपी यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 8 to 21 mm ऑफ Hg। अगर आइस के अंदर 8 से 21 mm ऑफ Hg का प्रेशर है तो ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाएगा। अगर प्रेशर इससे ज़्यादा होता है तो क्लाइंट के अंदर ग्लूकोमा कंडीशन होने का रिस्क रहता है। ग्लूकोमा कंडीशन का मतलब है पेशेंट की आइज के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाना, जिसकी वजह से क्लाइंट को दिखाई नहीं देता, यही कंडीशन ग्लूकोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना इज सीन इन। इनमें से वेजाइना से व्हाइटिश डिस्चार्ज यदि निकलता है तो आप इसे किस नाम से जानते हैं? ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया या फिर कैंडिडियासिस। वेजाइना से वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलना क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज कैंडिडियासिस। वेजाइना से वाइटिस डिस्चार्ज का निकलना कैंडिडियासिस कंडीशन के रूप में जानी जाती है। आइए इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइकोमोनियासिस कंडीशन की, जिसे आप ट्रिंच के नाम से भी जानते हैं। ये पैरासाइट के द्वारा होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो फीमेल के अंदर फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, जेनाइटल इचिंग और पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलता है। मेल्स के अंदर कोई भी सिम्टम इस कंडीशन में नहीं देखे जाते। एक बार फिर से समझिएगा, ट्राइकोमोनियासिस कंडीशन को आप ट्रिंच के नाम से जानते हैं और ये पैरासाइट के द्वारा होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके अंदर फीमेल में फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, जेनाइटल इचिंग, पेनफुल यूरिनेशन जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं, जबकि मेल्स में इस डिजीज के होने पर कोई भी सिम्टम नहीं देखे जाते। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि एग्जाम में प्रीवियसली कई बार पूछी गई है, इसे हम 3 स्टार देते हैं। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या आप इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। इसका कॉज एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। इसे आप जरूर मगअप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ट्रिपोनिमा पैलिडियम इज द कॉज ऑफ सिफिलिस कंडीशन। इस कंडीशन के होने पर क्लाइंट के बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर कैंकर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सोर्स देखने को मिलते हैं, जो कि मुख्य रूप से माउथ, एनस, पेनिस और वेजाइना के अंदर होते हैं। इस डिजीज का जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट टू कैंकर एरियाज में आने से फैलता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जिसे सिफिलिस है और उसके सोर्स या कैंकर वाले एरिया में कोई हेल्दी पर्सन टच कर ले तो उसे भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन गोनोरिया। गोनोरिया डिजीज को हम द क्लैप के नाम से जानते हैं। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये भी बैक्टीरिया से ही होता है। इसके कॉज को प्रीवियस एग्जाम में बहुत पूछा गया है, याद रखिएगा, निजेरिया गोनोरी। निजेरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया द्वारा गोनोरिया डिजीज कंडीशन कॉज की जाती है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो गोनोरिया डिजीज होने पर पेनफुल यूरिनेशन, एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस एंड वेजाइना, मेल के अंदर टेस्टिकुलर पेन और वुमेन के अंदर लोअर स्टमक पेन जैसे फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। पेशेंट समटाइम नो सिम्टम्स बट कैन ट्रांसमिट डिजीज। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को गोनोरिया डिजीज है लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर इन पर्सन से सेक्सुअली कांटेक्ट किया जाए तो दूसरे पर्सन में ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है। डायरेक्टली कहें तो यहाँ पर ये पर्सन कैरियर के रूप में काम कर रहा है। इस डिजीज का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो इससे पर्सन में इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन भी हो सकती है। याद रखिएगा, गोनोरिया का कॉज है निजेरिया गोनोरी। फाइनली ऑप्शन के अंदर कैंडिडियासिस कंडीशन दी गई थी। कैंडिडियासिस के अंदर वेजाइना से वाइटिस डिस्चार्ज देखने को मिलता है और इसके कॉज की यदि बात की जाए तो ये एक फंगल डिजीज है। ये यीस्ट कैंडिडा यानी कैंडिडा एल्बिकन्स के द्वारा होने वाली कंडीशन है। कैंडिडियासिस डिजीज की अगर कॉज के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये कैंडिडा ऑल्बिकेंस नाम के फंगस द्वारा होने वाली डिजीज कंडीशन है। तो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।